आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इजिप्ट यानी प्राचीन मिस्र के बारे में। एक ऐसी सभ्यता जिसका इतिहास लगभग 3000 साल लंबा रहा। हम देखेंगे कि कैसे जो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी वही आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी और आखिरकार इनके पतन का कारण बन गई। तो चलिए इस डीप डाइव में मेरे साथ चलिए। अब जरा खुद से ये पूछिए, एक ऐसी सोसाइटी जिसने बिना किसी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर के इतने विशाल और लेजर जैसी एक्यूरेसी वाले पिरामिड खड़े कर दिए, वो अचानक वक्त की रेत में कहाँ गायब हो गई? सोचने वाली बात है ना। इतने हजारों साल तक राज करने वाला एम्पायर आखिर ऐसे कैसे मिट गया? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन गॉड किंग्स, यानी उन राजाओं की जिन्हें साक्षात भगवान माना जाता था। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी कहानी आज से कोई 8000 साल पहले शुरू होती है, करीब 6000 ईसा पूर्व के आसपास। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तब नील नदी की उस काली मिट्टी ने इजिप्ट को एक अजीब सा वरदान दे दिया। यहाँ खाना इतना ईजिली और इतना ज्यादा मिलने लगा कि इन शुरुआती बस्तियों को सिर्फ सर्वाइव करने की टेंशन नहीं थी, उन्हें वक्त मिला सोचने का, सपने देखने का और बड़े निर्माण करने का। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल ट्विस्ट है। इजिप्ट दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा था। एक तरफ था अपर इजिप्ट जो पहाड़ी इलाका था, और दूसरी तरफ लोअर इजिप्ट जो पूरा डेल्टा रीजन था। इन दोनों के अपने अलग क्राउन थे, अलग कल्चर था, यहाँ तक कि इनके भगवान भी अलग थे। फिर एंट्री होती है नॉर्मर नाम के एक राजा की, जिन्हें मिनीज भी कहते हैं। इसने अपनी ताकत और शातिर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके इन दोनों बिल्कुल अलग हिस्सों को एक ही में जोड़ दिया, एक लंबा चौड़ा एम्पायर बना दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये लिटरली एक गेम चेंजर मोमेंट था। और इसी एकजुट करने वाले मोमेंट ने हमारी इस कहानी की नींव रखी। दो अलग हिस्सों को मिलाना वहां के लोगों को कोई पॉलिटिकल काम नहीं, बल्कि एक चमत्कार लगा, एक ईश्वरीय चमत्कार। और यहीं से धर्म और पॉलिटिक्स हमेशा के लिए आपस में जुड़ गए। जो रूलर था वो अब सिर्फ एक राजा या पुजारी नहीं रहा, उसे फैरो बुलाए जाने लगा, जिसका मतलब था धरती पर चलता फिरता साक्षात भगवान। इसके बाद आता है वो दौर जिसे हम आज सबसे ज्यादा जानते हैं, द पिरामिड एज। चलिए वहां चलते हैं। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 2600 ईसा पूर्व। यही वो टाइम था जब सहारा के उस अकेले रेगिस्तान में गीजा के विशाल पिरामिड्स बनने शुरू हुए थे। मतलब आप इमेजिन कीजिए, ना कोई क्रेन, ना कोई लोहे के टूल्स, ना कोई डिजिटल मैप, और इन लोगों ने सिर्फ अपने दिमाग और मेहनत के दम पर इन मैसिव पत्थरों को तारों के दिशा के हिसाब से एकदम परफेक्ट अलाइन कर दिया। सच में माइंड ब्लोइंग। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, आखिर इन पिरामिड्स को बनाया किसने? हमने फिल्मों में देखा है कि बेचारे गुलामों को कोड़े मार मार कर काम करवाया जाता था, पर पता है क्या, ये बिल्कुल गलत बात है। असलियत में ये लोग हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे। ये पास ही अपने परमानेंट कैंप्स में अपनी फैमिली के साथ रहते थे, और इन्हें इस काम के लिए प्रॉपर सैलरी मिलती थी, ब्रेड, बियर, प्याज और मछली के रूप में। और इनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? उन्हें लगता था कि वो अपने लिविंग गॉड यानी फैरो के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसा करने से उनकी अपनी आगे की जिंदगी यानी आफ्टर लाइफ हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगी। पर देखिए, अच्छा वक्त हमेशा तो रहता नहीं। करीब 2100 ईसा पूर्व आते आते नील नदी का पानी सूखने लगा, बाढ़ आनी कम हो गई, फसलें बर्बाद हुईं और भूखमरी फैल गई। अब चूंकि फैरो को लोग साक्षात भगवान मानते थे, तो सिंपल सी बात है, अगर बारिश नहीं होगी तो ब्लेम किस पर आएगा? उसी भगवान पर। लोगों ने सोचा इनकी ताकत खत्म हो गई है। इसके चलते छोटे छोटे विद्रोह शुरू हो गए, और वो महान अटूट एम्पायर धीरे धीरे टुकड़ों में बिखरना शुरू हो गया। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां इनका सबसे बड़ा ऑब्सेशन दिखता है, मौत के बाद की जिंदगी, यानी जर्नी टू द आफ्टर लाइफ। ममिफिकेशन का ये जो प्रोसेस था ना, वो सुनने में थोड़ा सा भयानक, थोड़ा डरावना जरूर लगता है, पर था बड़ा कमाल का। सबसे पहले दिमाग को नाक के रास्ते से खींचकर बाहर निकाल लिया जाता था, सीरियसली। फिर लिवर, लंग्स और पेट जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को निकालकर अलग अलग जार्स में सेफ रखते थे, बॉडी को हफ्तों तक सुखाते थे, और आखिर में लिनन की पट्टियों से कवर करके नकली आंखें लगा देते थे ताकि वो अगली दुनिया में देख सकें। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो दिल को यानी हार्ट को बॉडी के अंदर ही छोड़ देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से इंसान की असली पहचान उसकी आत्मा का एड्रेस दिमाग नहीं बल्कि उसका दिल होता था। इजिप्ट के मशहूर बुक ऑफ द डेड के हिसाब से जब आप मरते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टेस्ट होता था, और यहीं पर एंट्री होती थी अमित की। ये कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि शेर, मगरमच्छ और हिप्पो से मिलकर बना एक खौफनाक राक्षस था।
अगर आपने जिंदगी भर बुरे काम किए हैं और आप उस आफ्टर लाइफ के टेस्ट में फेल हो गए तो अमित सीधा आपकी आत्मा को खा जाता था। गेम ओवर, हमेशा के लिए। लेकिन अगर आप पास हो गए तो आपको फील्ड ऑफ रीड्स नाम के उनके स्वर्ग में हमेशा के लिए शांति मिल जाती थी। वैसे एक बात और, आपने पॉप कल्चर में फेरोज कर्स या मम्मी का श्राप के बारे में तो सुना ही होगा। जब 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने इन कब्रों को खोला तो उनमें से कुछ की अचानक मौत हो गई। लोगों ने कहा अरे श्राप लग गया, पर सच्चाई काफी प्रैक्टिकल थी। ये कोई जादू टोना या गुस्सा नहीं था, बल्कि हजारों साल पुरानी बंद कब्रों के अंदर जो खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया थे ना, उन्हीं इन्फेक्शंस की वजह से उनकी जान गई थी। चलिए अब अपने चौथे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां बाहर की दुनिया ने इजिप्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। वॉर्स एंड न्यू किंगडम्स। लगभग 1500 ईसा पूर्व में एक बड़ा झटका लगा। हिक्सोस नाम के विदेशी हमलावरों ने आकर इजिप्ट के आधे हिस्से पर ही कब्जा कर लिया। इनके पास ऐसी चीजें थीं जो इजिप्शियंस ने देखी ही नहीं थी। एडवांस्ड मेटल के हथियार, कॉम्पोजिट बोज और तेजी से चलने वाले घोड़ा गाड़ी वाले रथ। ये इजिप्ट के लोगों के लिए सिर्फ हार नहीं थी, ये उनके लिए एक रिलीजियस क्राइसिस बन गया। वो सोच में पड़ गए कि भाई, एक पवित्र जमीन पर विदेशी राजा कैसे राज कर सकता है। भगवान ने इन्हें तो चुना ही नहीं था। पर उन्होंने इस हार को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने हिक्सोस की इस नई टेक्नोलॉजी को खुद सीखा और अपने ही हथियारों से उन्हें वापस खदेड़ दिया। यहीं से इजिप्ट का सबसे पावरफुल चैप्टर शुरू हुआ, द न्यू किंगडम। इसी न्यू किंगडम के वक्त करीब 1300 ईसा पूर्व में एक बहुत ही अजीब और बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। एक फेरो था आखेनातिन। उसने अचानक अनाउंस कर दिया कि आज से सारे पुराने भगवान कैंसिल, अब से सिर्फ एक ही भगवान की पूजा होगी, और वो मैं खुद हूं। पता है क्या हुआ? आम जनता और पुजारियों को ये बात इतनी बुरी लगी, उन्हें इस बंदे से इतनी नफरत हो गई कि इसके मरते ही आने वाले राजाओं ने इसका नाम लिटरली हर एक दीवार, हर एक पत्थर से छेनी हथौड़ी से छीलकर मिटा दिया। वो इसका वजूद ही हिस्ट्री से गायब कर देना चाहते थे। अब यहां एक क्लासिकल प्रोपेगेंडा देखिए। हिस्ट्री के सबसे फेमस राजाओं में से एक रामेसिस द्वितीय ने क्लेम किया कि उसने बैटल ऑफ कादेश में अकेले ही अपने सारे दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया, हर जगह अपने स्टैचू बनवाए। पर अगर हम हिस्ट्री बुक्स खंगालें तो रियलिटी बिल्कुल अलग थी। असल में उस जंग में किसी की भी जीत नहीं हुई थी, और इसी टाई के चक्कर में दुनिया की सबसे पहली लिखित शांति संधि यानी पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। रामेसिस को समझ आ गया था कि बस ईगो के चक्कर में बिना वजह के और महंगी लड़ाई लड़ना बेवकूफी है। ये शायद पहली बार था जब किसी गॉड किंग ने अपना ईश्वरीय घमंड छोड़कर एक प्रैक्टिकल फैसला लिया था। पर धरती पर बनी हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। चलिए देखते हैं द फाइनल कोलैप्स। जो एम्पायर एक वक्त दुनिया पर राज करता था, वो अंदर ही अंदर खोखला होने लगा था। इकोनॉमी गिर रही थी, व्यापार के रास्ते टूट रहे थे और करप्शन अपने पीक पर था। हालात इतने खराब हो गए कि एम्पायर की सेना को उनकी तनख्वाह तक मिलनी बंद हो गई। और देखिए, जब एक आम इंसान की थाली में रोटी ना होना तो उसे कोई भी रूलर भगवान नहीं लगता। लोगों का इन गॉड किंग्स पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। वो भगवान से वापस एक आम लाचार इंसान बन गए थे अपनी जनता की नजरों में। इस टाइमलाइन को देखिए। 700 ईसा पूर्व आते आते इजिप्ट बिल्कुल एक चेसबोर्ड जैसा बन गया था, जहां बाहर के लोग अपनी गेम खेल रहे थे। पहले नूबियंस आए, फिर असीरियंस ने हमला किया, फिर पर्शियंस ने। फिर 300 ईसा पूर्व के करीब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर वहां पहुंचा, और उसके आने के बाद तो एक ग्रीक फैमिली ही इजिप्ट पर राज करने लगी। वो ग्रीक थे, पर जनता को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इजिप्शियन कपड़े और रीति रिवाज अपनाए हुए थे। और इसी ग्रीक डायनेस्टी की आखिरी और सबसे मशहूर शासक थीं क्लियोपैट्रा द सेवेंथ। फिल्मों में या शोज में उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती और ग्लैमर के लिए दिखाया जाता है, जो उनके साथ बहुत नाइंसाफी है। असल में वो एक बेहद शातिर, ब्रिलियंट और शार्प पॉलिटिकल माइंड थीं। रोम जैसे एक अजय एम्पायर से अपने इजिप्ट को बचाने के लिए उन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे ताकतवर लीडर्स के साथ बड़े ही समझदारी से पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए थे। लेकिन आखिरकार 30 ईसा पूर्व में वो वक्त आ ही गया जब इनकी लड़ाई जवाब दे गई। बैटल ऑफ एक्टियम में रोम से हारने के बाद क्लियोपैट्रा को पता था कि उसे जिंदा पकड़कर रोम की सड़कों पर एक ट्रॉफी की तरह घुमाया जाएगा। इस जिल्लत से बचने के लिए उसने खुद को एक जहरीले सांप से डसवाकर अपनी जान दे दी, और उसी दिन के साथ वो विशाल एम्पायर जो कभी साक्षात भगवानों का घर हुआ करता था, वो सिर्फ रोम का एक छोटा सा प्रांत बनकर रह गया।